सर, डिप्राइविंग वुमेन, वंचित हो रहे देश की नारी, खुले घूम रहे शोषणकारी। You have 240 MPs in parliament. If you had implemented the 1/3 quota as per the women's reservation bill, the BJP would have had 80 women MPs. But how many do they have? They have just 31, which is a mere 13% of their total strength. And compare this to the Trinamool Congress, sir, which boasts not 1%, 5%, 10%, 13%, 15%, 20%, 25%. Sir, it has 38% women MPs in Lok Sabha. Last year, a special session was convened to pass the women's reservation bill. Yet the BJP failed to implement it in spirit. In West Bengal, we demonstrated that where there's a will, there is a way. We achieved substantial female representation without grandstanding in the media. That's the difference. Sir, this government is depriving the students. तीसरी बार मोदी सरकार खो गया है शिक्षा का अधिकार. Sir, the inability to conduct NEET is one of the biggest failures of this government. Shame. Jeopardizing the future of almost 33 lakh bright students. India parties, we all of us in the opposition, demanded a discussion on this in parliament, but hardly a word from the Honorable Prime Minister on this issue. Sir, our CM wrote to the PM for scrapping NEET in favor of reverting to a system where state government conducts their own medical tests. Sir, more than 12,000 vacancies in Kendriya Vidyalayas nationwide are yet to be filled in. Sir, more than 7,50,000 vacancies for teaching posts nationwide from class 1 to class 8. More than 1,20,000 vacancies for teaching posts in UP alone from class 1 to class 8. Students account for 8% of total suicide victims. More than 13,000 students' lives are lost every year because of suicide, sir. जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों का आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जो है, देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या?
आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए। फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें कैसी चलाई गई, किसके लिए चलाई गई। माननीय सदस्य, मैं सबसे आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप सदन की गरिमा बनाए रखें। बैठे बैठे कोई माननीय सदस्य टिप्पणी नहीं करे, उचित नहीं है, ये गलत तरीका है आपका। ये सदन की मर्यादा नहीं है आपकी। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको इस तरीके से, गलत तरीका, ये गलत तरीका है। आप बैठे बैठे टिप्पणी करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं।